गुड मॉर्निंग ऑल। आज का टॉपिक हमारा राज्य विधानमंडल है। और जैसा कि कल की क्लास में आपको मैंने बताया था, क्योंकि कल हमने राज्यपाल पर डिस्कशन किया, तो जब भी हम राज्यपाल पर डिस्कशन करते हैं तो उसकी कार्यकारी शक्तियों की बात आती ही है। और राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो एक राज्य के लिए होती हैं। और राज्य की जो विधायी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? विधायिका के पास, यानी कि कहें विधानमंडल के पास होती है। किसी भी राज्य का विधानमंडल विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल इन तीनों से मिलकर के बनता है। या ये कहें कि विधानमंडल के ये प्रमुख और अभिन्न अंग होते हैं। जैसे राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद बनाते हैं, वैसे ही राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा मिलकर के राज्य विधानमंडल बनाते हैं। किंतु आप ये सब जानते ही हैं कि हमारे जो भारत देश में केवल 7 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, अन्य में विधान परिषद नहीं है। तो ऐसे राज्य जैसे उत्तराखंड ही एक है उनमें से। तो यहाँ पर विधान परिषद तो है नहीं, तो विधानमंडल और राज्यपाल मिलकर के विधानमंडल का निर्माण करेंगे। विधान परिषद की बात करें तो ये उच्च सदन होता है और यहाँ पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं, जैसा कि केंद्र की संसद में राज्यसभा के चुनाव। वर्तमान में 6 ही राज्यों में ये आपका विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना। ठीक है। पहले क्योंकि तेलंगाना अभी अभी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है कुछ ही वर्ष पूर्व, तो पहले इसको आंध्र प्रदेश के अंदर ही रखा जाता था। तो ये 6 के 6 जो राज्य हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो बिहार है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि आप ये समझिए कि 1 किलोमीटर के दायरे में या 1 किलोमीटर वर्ग के दायरे में अगर 100 लोग रह रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उतने ही क्षेत्र में 1000 लोग रह रहे हैं, तो जिस स्थान में 1000 लोग रह रहे हैं उसको अधिक जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। विज्ञान की अगर हम परिभाषा विज्ञान की भाषा में कहें तो किसी एक नियत क्षेत्र में उपस्थित कणों की संख्या को जनसंख्या सॉरी कणों की संख्या को घनत्व हम कहते हैं। अब वो कण अगर आपके जनसंख्या हो तो उसको जनसंख्या घनत्व कह दिया जाएगा। सामान्य सी भाषा है। आप ये समझिए, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, अगर आप उस कमरे में अकेले हैं और अभी उस कमरे में 25-30 लोग और आ जाते हैं, ठीक है, तो पहली स्थिति में जब आप उस कमरे में अकेले थे तो वहां का जनसंख्या घनत्व कम था। और जब 25-30 लोग उस कमरे के अंदर आ गए हैं तो अब उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक हो चुका है। तो यह है जनसंख्या घनत्व। बिहार क्षेत्र की दृष्टि में तो उतना बड़ा नहीं है, किंतु क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से इसे सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कहाँ का? बिहार का अधिक है। कैसे है अधिक, अब ये समझिए। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो बिहार से अधिक है, ठीक है, और जनसंख्या भी बिहार से अधिक है। तो कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या होने की वजह से बिहार को सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। इसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिल्ली इसका एक अच्छा उदाहरण है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। राइट। यह स्थायी सदन होता है कौन? विधान परिषद। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो जो भी नियम राज्यसभा के लिए लागू होते हैं वो सभी इसके लिए लागू होंगे। अगर आपने राज्यसभा अच्छे से पढ़ा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको विधान परिषद के नियम कानून जानने की आवश्यकता उतनी है नहीं, बस अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और रिलेट कर लीजिएगा। नहीं पढ़ा है तो पहले राज्यसभा पढ़ लीजिए, तो विधानसभा परिषद आपका आसानी से हो जाएगा। अनुच्छेद 171 के एक क्लॉज के अंतर्गत विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। जैसे अगर बात करें उत्तराखंड की, अगर उत्तराखंड में हम विधान परिषद बनाने का प्रयास करेंगे तो उत्तराखंड में विधानसभा में लगभग 70 सीटें हैं। तो 70 सीटों का 1/3 कर लीजिए, उससे अधिक सीटें विधान परिषद में नहीं आ सकती। ठीक है। तो लगभग ये समझिए आपकी 22 से 23 सीटें ही उत्तराखंड की विधान परिषद में आ सकती है। ऐसा अनुच्छेद 171 के अंतर्गत ही
किसी विधान परिषद के कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 होना निर्धारित की गई है। अब अभी अभी आपको मैंने उदाहरण दिया कि उत्तराखंड में अगर हम विधान परिषद बनाते हैं तो वहां पर यहाँ पर जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो कुल मिलाकर के 22 या 23 ही हो पाएंगे, लेकिन कुल जो न्यूनतम जो निर्धारित की गई है संख्या विधान परिषद के सदस्यों की वो 40 है, जो कि 22 से बहुत ज्यादा है। इस कारण से हमारे उत्तराखंड में विधान परिषद का गठन नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे होंगे ना। इससे पहले भी आपको मैंने विधानसभा के संबंध में थोड़ा बहुत जब बताया था तो मैंने आपको ये बोला था कि क्या होता है कि ना कई बार ऐसे भी राज्य हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम है और उस जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर वहां की जो विधानसभा की क्या कहें उसको सदस्यों की संख्या है वो 30 या 20 ही रह पाती है, तो इस कारण से उसको 40 कर दिया जाता है क्योंकि अपवाद के रूप में रख लिया जाता है। तो न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या रखी गई है वो 40 ही रखी गई है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो। इस तरह से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में 100 सदस्य संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न ये होता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। अभी इलेक्शन होने वाला है 2022 में और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यूपी और उत्तराखंड दोनों का ही लाभ लेते हैं, और अगर उत्तराखंड यूपी का अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यूपी की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं और यूपी के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, ये याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 171 के क्लॉज नंबर 4 में निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो वही पद्धति है जो राज्यसभा के लिए अपनाई जाती है, वही विधान परिषद के लिए भी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि आपने राज्यसभा नहीं पढ़ा है तो पहले ऊपर के वीडियो में जाकर के आप राज्यसभा अच्छे से पढ़ लीजिए। जो विधि राज्यसभा में अपनाई जाती है वो ही विधि एज इट इज राज्य की विधान परिषदों में, और जो विधि लोकसभा के लिए होती है वही विधि एज इट इज राज्य की विधानसभाओं के लिए होती है। अनुच्छेद 173 के अंतर्गत सदस्यों के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। तो वो अर्हताएं क्या हैं? तो वही अर्हताएं हैं जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हैं। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, या और साथ ही साथ उस राज्य का नागरिक भी हो। ठीक, अब है, अच्छा एक बात मैंने आपको बताई थी कि राज्यसभा का अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो आप केंद्र के प्रतिनिधि बन रहे हैं, मतलब केंद्र की संसद में जा रहे हैं, तो आप किसी भी राज्य के हों नहीं फर्क पड़ता। माना कि आप गुजरात से हैं तो आप वाराणसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं जैसे कि मोदी जी ने लड़ा था। आप हल्द्वानी के हैं, आप उत्तराखंड के हैं, तो आप जाकर के तमिलनाडु से इलेक्शन लड़ सकते हैं क्योंकि वो केंद्र का विषय है। लेकिन जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य की विधान परिषद या विधानसभा में राज्य का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो उस राज्य का नागरिक होना अनिवार्य हो जाता है। अनुच्छेद 192, विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य यदि अहर नहीं पाया जाता है तो उस संबंध में राज्यपाल निर्वाचन आयोग से निर्णय लेंगे। तो 192 वैसे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम्स में उतना नहीं पूछता है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो कि विधानमंडल में विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो में चुनाव लड़ने के लिए या निर्वाचन के लिए अहर नहीं है, एलिजिबल नहीं है, उससे संबंधित जो चर्चा का विषय है वो राज्यपाल के पास होता है और वो निर्वाचन आयोग के साथ इस विषय पर चर्चा करके कोई उचित निर्णय लेते हैं। निर्वाचन की बात करें तो 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है राज्यपाल द्वारा। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि राज्यसभा में तो हमने जो संख्या है वो तय कर रखी कि 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति द्वारा होगा और वो सभी सदस्य जो है संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों से होंगे। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं और विधान परिषद 6 राज्यों में है और हर राज्य में विधान परिषद की जो संख्या है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई एक नियत संख्या नहीं है कि इतने लोगों का मनोनयन होगा, तो इसके लिए एक प्रतिशत बना दिया गया है जो कि 1/6 है। 1/6 जैसे यूपी में अगर हम बात करें कि 100 सीटें हैं तो 100 का 1/6 कर लीजिए आप, तो जितना भी आएगा 1/6 करके वो हो जाएगा आपका क्या, मनोनयन की संख्या हो जाएगी। उनका मनोनयन कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। हाँ, 5/6 सदस्यों का निर्वाचन और शेष 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है। किसके अंतर्गत है ये?
अनुच्छेद 191 191 सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित है, निहर्ताओं से संबंधित, या अर्हताएं एक ही बात होती हैं। 190 यानी कि 190 के क्लॉज 4 के अंतर्गत विधानमंडल का कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वही बात है जो हमने संसद के लिए सुनी थी। संसद में भी यही था आपका, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। यदि कोई व्यक्ति बिना कारण बताए 60 दिनों के लिए अनुपस्थित होता है तो उसको तत्काल प्रभाव से सदस्यता उसकी समाप्त मानी जाएगी। पढ़ा था ना आप लोगों ने? ठीक है। तो विधानसभा में अब हम बात करते हैं। विधान परिषद पढ़ चुके हैं, मैं एक हल्का सा रिकॉल करा देता हूँ आप लोग को। विधान परिषद में क्या पढ़ा आपने? तो पहला तो ये पढ़ा कि विधान परिषद 6 ही राज्यों में है भारत में, जिनमें से सबसे अधिक जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में, जो कि 100 है। ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद संबंधी जितने भी नियम कानून है वो वही हैं जो राज्यसभा संबंधी हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि राज्यसभा के पढ़ लीजिए तो ये हो जाता है आपका। इसके बाद विधानसभा में राज्यपाल द्वारा सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, लेकिन उसकी संख्या तय नहीं है। तो जितनी कुल सदस्य संख्या होती है उसका 1/6 भाग मनोनयन किया जाता है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं विधानसभा। विधानसभा भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक उल्लिखित है। और राज्य विधानमंडल जो है वो विधानसभा का एक ऐसा कहें कि सदन है जो पावरफुल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और आप ये जानते भी हैं कि विधानसभा का ही जो व्यक्ति है वो ही मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि लीडर ऑफ जो विनिंग पार्टी होगा उसी को मुख्यमंत्री का पद मिलता है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो विधानसभा है वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर चुनाव होता है। तो जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएगा, इसका मतलब ये है कि जनता का वास्तविक प्रतिनिधि तो वही है ना। ठीक है। तो इसलिए विधानसभा का महत्व बढ़ जाता है। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य का विधानमंडल होगा जो विधान परिषद एवं विधानसभा तथा राज्यपाल से मिलकर बनेगा। मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले आपको और कल की क्लास में भी आपको ये बताया था कि राज्य का विधानमंडल विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। ये संस्तुति है 168 के अंतर्गत। इसे आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, तो ये अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी जो अनुशंसा है वो 170 में दी गई है। और यहाँ पर कहा गया है कि ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। अभी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, हिमाचल में भी होने वाले हैं। अब बात करते हैं तो यहाँ पर सदस्य संख्याओं की। तो इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। तो सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 40 बोला था। 40 तो परिषद के लिए है। विधानसभा के लिए न्यूनतम जो संख्या है वो 60 होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन और हाँ, अधिकतम होनी चाहिए 500, उससे अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। तो न्यूनतम 60 होनी चाहिए। बट कुछ मैंने बताया था आपको, कुछ ऐसे राज्य भी हैं हमारे देश में कि जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर प्रतिनिधित्व भी ज्यादा नहीं हो सकता ना। तो इनमें से पांडिचेरी एंड सिक्किम तो ऐसे राज्य हैं जहां पर 30 और 32 क्रमशः सदस्य संख्या रखी गई है। होनी चाहिए मिनिमम 60, लेकिन पांडिचेरी और सिक्किम दो अपवाद के रूप में है जहां पर 30 और 32 है। तो जब भी कोई हम विषय पढ़ते हैं और उस विषय में कहीं पर भी कोई अपवाद स्वरूप कोई तथ्य आता है तो उसको याद कर लेना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो न्यूनतम संख्या कितनी है? 60। अधिकतम कितनी है? 500। राइट। और पांडिचेरी में 30 और सिक्किम में 32 है। तो सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या वाला जो देश, वो प्रदेश है, वो कौन हो जाएगा? पांडिचेरी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम विधानसभा सदस्य वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 403 सदस्य। देखिए, अभी हमने विधान परिषद के सदस्य पढ़े थे तो 100 थे। अब हम पढ़ रहे हैं विधानसभा के सदस्य, तो कितने हैं? 403 है। याद कर लीजिएगा। हाँ। राज्य विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन भारत के केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए, जो केंद्र के जो चुनाव होंगे या जो राज्य के चुनाव होंगे, उनसे संबंधी जो निर्णय है या जो भी नियम है वो केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन जो लोकल बॉडी होती हैं, जैसे नगर पालिका के चुनाव हो गए आपके, ठीक है, और नगर पंचायत के हो गए, ग्राम पंचायत के हो गए, तो इनसे संबंधी जो नियम है
उसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 170 के भाग 2 के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन हेतु जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब ये आपको जानना जरूरी है कि विधानसभा का निर्वाचन किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है, और ये बात आपको लोकसभा में बताई गई है। ठीक है, बट ये किस अनुच्छेद के अंदर है ये याद कर लीजिए। वैसे मेरा मानना है कि ये अनुच्छेद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, हमारे संविधान में लगभग 500 से ऊपर अनुच्छेद हैं। वैसे अगर हम बात करें तो 392 लगभग अनुच्छेद हैं, बट वो अमेंडमेंट होकर के बहुत ज्यादा हो गए हैं। उतने सारे तो याद करना संभव नहीं हो पाता ना। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप याद कर लीजिए, बाकी याद करने का तरीका आपको मैंने बताया ही है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष केवल पक्ष व विपक्ष के मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक मत दे सकता है। यही बात लोकसभा अध्यक्ष के लिए लागू होती है। तो वही बातें हैं, बार बार घूम करके आ रही हैं। कंसेप्ट वाइज अगर हम बात करें, तथ्यों के आधार पर बात करें, तो जो तथ्य लोकसभा की स्थिति में लागू होते हैं वही सारे तथ्य राज्यसभा सॉरी विधानसभा में लागू होते हैं, और जो तथ्य राज्यसभा में लागू हो रहे हैं वो सारे आपके विधान परिषद में लागू हो रहे हैं। ठीक है ना, आप देख ही रहे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं देता परंतु निर्णायक वोट दे सकता है, ये बात आपने देख ली। अब इसी रूप से वहां पर हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या होता है, महाधिवक्ता होता नहीं होता है। भाई केंद्र में कौन होता है, केंद्र में क्या नाम होता है हिंदी में उसका, मैं सॉरी भूल रहा हूँ, इंग्लिश में तो उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, महान्यायवादी, सॉरी महान्यायवादी बोलते हैं। ठीक है, अब राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। तो जैसे महान्यायवादी के संबंध में आपने पढ़ा था कि महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही में प्रतिभाग तो कर सकता है, किंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जो राज्य होते हैं वहां पर महाअधिवक्ता विधानसभा विधान परिषद दोनों की कार्यवाहियों में प्रतिभाग तो कर सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता। तो वही चीजें मैंने आपको बता रखी हैं पहले। ठीक है, हमने जब महान्यायवादी पढ़ा था तो उसी समय महाधिवक्ता पढ़ लिया था, अभी सिर्फ रिकॉल करने के लिए बात मैंने कही आपको। अब आते हैं हम 84वें संविधान संशोधन 2001 में। अभी कुछ ही समय पहले ये डिस्कस हुआ था हमारा 84वां संविधान संशोधन, याद होगा आपको, है ना, कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 तक तटस्थ रहेगी, ये बात कही है। ये हमने पढ़ा था जब हम संसद पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आप लोग रिकॉल कर सके, जब हम संसद पढ़ रहे थे तो राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे थे, तो आया था कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक वही रहेगी जो तय की गई थी। ठीक है, तो आई थिंक 1976 में ये निर्धारित हुआ था कि किस राज्य में कितने लोकसभा और विधानसभा सीटें होंगी, है ना। तो और 2001 के अमेंडमेंट के माध्यम से उसको उसी रूप में रखने का फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं अभी के रिसेंट हमारे जो एक अमेंडमेंट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, आप सभी इतिहास पढ़े होते हैं, आपको जानकारी है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर लागू करना एक बाध्यता नहीं होती थी, और जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा और अपने नियम कानून हुआ करते थे, समझ रहे ना। और ये सारी बातें 370 के अंतर्गत इसको छूट के रूप में दी गई थी। अब क्या हुआ है कि 370 को हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर को अब राज्य से हटा करके इसे दो भागों में बांट दिया गया है, और दोनों ही भाग आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से एक है जम्मू कश्मीर जो जो विधानसभा वाला राज्य है, जबकि दूसरा है लद्दाख जो बिना विधानसभा का राज्य है। तो केंद्र, हाँ, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुल इसमें सदस्यों की संख्या जो है 107 है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 107 है, जिनमें से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के लिए रखी गई हैं। तो वर्तमान जो जम्मू कश्मीर हमारे अधिग्रहण में है, वहां पर कितनी सीटें हो जाती हैं, आप 107 में से 24 को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो बचती हैं 83 सीटें। तो 83 सीटों पर चुनाव कराया जा सकता है, ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। और बाकी जो 24 सीटें हैं वो
हो सकता है कुछ समय बाद आ जाएं। परिसीमन के उपरांत कुल विधानसभा संख्या 107 से बढ़कर 114 कर दी गई है, जिसे 83 के स्थान पर अब 90 सदस्यों के लिए चुनाव किया जाएगा। तो अब जो परिसीमन किया है, उस परिसीमन में जो ये संख्या है ना, तो पहले तो 107 थी, अब बढ़ा करके कर दी गई है 114, तो 7 सीटें बढ़ गई हैं। और इनमें 83 सीटों पर 7 सीटें बढ़ाते तो आप कितना होता है, 90 होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो 7 की 7 सीटें जो परिसीमन किया गया है, वो जो भारत अधिग्रहित जम्मू कश्मीर है उसका किया गया है। तो वर्तमान अगर बात की जाएगी, वर्तमान प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत अधिग्रहित जम्मू कश्मीर में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, आपका आंसर होगा 90। अगर प्रश्न आएगा कि जम्मू कश्मीर में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो आपका आंसर होगा 114। दोनों ही आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जब से ये अमेंडमेंट हुआ है, तब से कोई खास एग्जाम्स तो हुए नहीं है, तो ये जो जो रिसेंट आपके चेंजेस होते हैं, वो प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है, और यही करंट अफेयर्स बनता है, कुछ नया करंट अफेयर्स नहीं होता। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिसी संबंधित जो भी बदलाव हुए हैं, वो करंट अफेयर्स होता है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कुछ भी नया अगर मिला है, कुछ नई घटना हुई है, तो वो आपका करंट अफेयर्स होता है। ऐसे ही अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ अगर नए नीतियां बनाई गई हैं, आर्थिक नीतियां, तो वो आपका करंट अफेयर्स होता है। तो करंट अफेयर्स कुछ अलग नहीं होता, वो इन्हीं विषयों से मिलकर के बनता है। बस उसके लिए आपको इन विषयों का एक गहन ज्ञान होना आवश्यक है, वरना तो रटना पड़ेगा। दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू कश्मीर विधानसभा संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अच्छा, अभी 3 हमारे देश में, मैंने आपको इससे पहले की क्लास में मुझे याद है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर ही बताया था, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा है, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पांडिचेरी एंड जम्मू कश्मीर, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओके। जिनमें से सबसे कम जो संख्या है वो पांडिचेरी की है। तो अब यहां से एक प्रश्न बनता है, अगर राज्य की बात करेंगे, तो सबसे न्यूनतम विधानसभा सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। और सबसे न्यूनतम विधानसभा सदस्य वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुडुचेरी है, ठीक है। अनुच्छेद 173 इंपॉर्टेंट है। विधानसभा सदस्य के लिए क्या क्या अर्हताएं होती हैं, इसके अंदर कही गई हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है विधानसभा के सदस्य के लिए मुख्य अर्हताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताई गई हैं, आंसर रहेगा आपका 173। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। इसके आगे आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि वही अर्हताएं जो कि एक लोकसभा का सदस्य होने के लिए होनी चाहिए, वो इसके लिए भी होती हैं। बस इतना है कि यहाँ पर राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 332 मोस्ट इंपोर्टेंट है। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षण। तो ये जरूर याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान विधानसभा में स्पेशली किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आंसर रहेगा आपका 332 के अंतर्गत। तो अभी इस प्रकार से हमारा जो आज हमने डिस्कस किया, विधान परिषद और विधानसभा, 2 टॉपिक हमारे कवर हुए हैं। कल की क्लास जो हमारी होगी उसमें हम केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या प्रमुख क्षेत्र होते हैं, तो आप जानते हैं, विधायी संबंध, कानूनी संबंध जो होते हैं भाई, 2 राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में क्या कानूनी संबंध हैं, क्या उनके बीच में संधि हुई है, किन चीजों को लेकर के, प्रशासनिक संबंध होते हैं, और साथ ही साथ वित्तीय संबंध। तो ये सब कुछ हम अब कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ओवर कर रहे हैं। आप ये जो क्लास है अच्छे से पूरी सुन लीजिएगा दोबारा से, और नोट्स बना लीजिएगा, राइट। तो और कंटिन्यूअसली आप जो भी क्लासेस पढ़ रहे हैं उसको बिना ब्रेक के पढ़ें, डेली के डेली पढ़ें। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक दिन सब पढ़ दे रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता ना। तो टुकड़ों टुकड़ों में हमने इसको कंप्लीट करना है।